नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो व्यू पॉइंट पर। तो आज के इस क्लास में हम लेकर आए हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैक्स वेबर से है कि मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य 3 आदर्श प्रारूप हैं। मैक्स वेबर ने कौन कौन से आदर्श प्रारूप बताए हैं? जाति वर्गीय शक्ति या धर्म शक्ति संपत्ति या संपत्ति शक्ति एवं परिस्थिति या लिंग पूंजी और शक्ति। तो मैक्स वेबर ने क्या बताया है? मैक्स वेबर ने बताया है संपत्ति शक्ति एवं परिस्थिति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा परिप्रेक्ष्य यह मानता है कि प्रमुख सामाजिक वर्गों के मध्य का संबंध पारस्परिक आश्रितता के एवं संघर्ष का संबंध होता है? तो किसमें होता है? ये मार्क्सवादी लोग कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वयं के लिए वर्ग, स्वयं के वर्ग एवं स्वयं के लिए वर्ग पदों का प्रयोग किसने किया था? तो ये कार्ल मार्क्स ने किया था। स्वयं के वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग का प्रयोग कार्ल मार्क्स करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह किसका मानना है? तो ये मानना है नेस्फील्ड का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्रूटमेंट रोल्स की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? तो ये पार्सन्स ने किया था। कब किया था? तो ये सामाजिक व्यवस्था में भूमिकाओं के चयन और आवंटन की प्रक्रिया को समझाने के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट रोल्स की अवधारणा दी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को कहा जाता है। सामाजिक गतिशीलता को क्या कहा जाता है? केवल स्थिति में परिवर्तन। इससे क्या होता है? केवल स्थिति में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होता है, संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्थिति एवं संरचना यानी कि केवल स्थिति में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक स्तरीकरण की विशेषाधिकार प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया है? ये राइट मिल्स करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जब एक व्यक्ति 2 अथवा 2 से अधिक भूमिकाओं की ऐसी मांग का सामना करता है जिनका आपस में तालमेल नहीं होता है, तो वह अनुभव कहलाता है क्या? भूमिका तनाव की। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है? तो ये है असम की खासी जनजाति, जो कि मातृसत्तात्मक होता है और यहाँ सबसे छोटी पुत्री को संपत्ति का उत्तराधिकार मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन कौन से आवास के नियम मातृवंश परंपरा वाले समाजों में पाया जाता है? नौ-स्थानिक, मातृस्थानिक और मातुल स्थानिक, ये तीनों ही पाया जाता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विवाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विवाह में क्या क्या होता है वो बताना है। तो हिंदू समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार है, सही है। मुस्लिम समाज में विवाह एक अनुबंधन है, ये भी सही है। अगला है, सपिंड विवाह का निषेध जाति अंतर विवाह का एक नियम है। तो ये जाति अंतर विवाह का नियम नहीं है, तो ये नहीं होगा। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इरावती कार्रवाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सेट नातेदारी संगठन के केंद्रीय क्षेत्र को बताता है? तो ये बताते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कठियावाड़ा, महाराष्ट्र और उड़ीसा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। मध्य प्रदेश के गोंड द्वारा मामा एवं बुआ की संतानों के बीच में विवाह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दूध लौटवा कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। ऐसा हिंदू विवाह जिसमें पुजारी को पुत्री दान के रूप में विवाह में दी जाती को कहा जाता है। को क्या कहते हैं? दैवी विवाह कहते हैं। इसको दैवी विवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसमें मुसलमानों में एक पत्नी विवाह से मुक्त हो सकती है। जिसमें मुसलमानों को एक पत्नी विवाह से मुक्त हो सकती है यदि वह पति को क्षतिपूर्ति दे। इसमें पति की संपत्ति होना आवश्यक है। तलाक के उस प्रकार को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के तलाक के प्रकार को हम लोग खुला कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। जब समुदाय में दो या दो से अधिक सगोत्र अव्यय हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे मोइटी बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मातृ स्थानिक आवास के अंतर्गत क्या क्या आता है, वो हमें बताना है। तो क्या है? पहला दिया हुआ है, पत्नी को पति के पिता के घर में रहना पड़ता है। मातृ स्थानिक आवास पूछ रहा है तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि मातृ स्थानिक है तो माँ के घर जाना होगा, लेकिन इसमें है पति के पिता के घर जाना है तो नहीं होगा। अगला है, माँ को दामाद के घर में रहना पड़ता है तो ये भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। पति को पत्नी की माँ के घर रहना पड़ता है तो ये मातृ स्थानिक आवास में होता है। तो ऑप्शन ये 3 सही है। 4 में दिया है पिता को पुत्रवधू के घर में रहना पड़ता है तो ये भी गलत है। तो और इस तरह इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय नातेदार है? कौन तृतीय नातेदार है? पितामह, चाची, साली या पिता का भाई? तो इसके बारे में कौन चर्चा किया है? तो मार्डक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में नातेदारी के मुख्य 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार और तृतीयक नातेदार। प्राथमिक नातेदारों में उन्होंने 8 प्रकार बताए हैं, जबकि द्वितीयक नातेदार 33 प्रकार के बताए हैं और तृतीयक नातेदार 151 प्रकार के बताए हैं। तो तृतीयक नातेदार में उन्होंने साला, साली ये सब बताए हैं। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। नीलगिरी के टोडा एवं कोटा और जौनसार बाबर के खस लोगों की एक प्रथा समान है। कौन सी इन सारे जनजातियों में कौन सी प्रथा समान है? सभी तलाक निषिद्ध है, या सभी में बहुपतित्व का चलन है, या सभी शाली विवाह संबंधों को वरीयता देते हैं, या सभी देवर विवाह संबंधों की वरीयता देते हैं? तो इन सबों में जो एक समान है वो है बहुपतित्व का चलन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या है? तो ये होता है धर्म, अर्थ और रति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पुस्तकें दी गई हैं और उनके लेखक दिए गए हैं। तो ये दिया गया है फैमिली इन महुआ, ये किसने लिखी है? तो ये IP देसाई ने लिखी है। बी है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये किसकी बुक है? तो KM कपाड़िया की बुक है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया,
किसकी बुक है? तो ये बुक है इरावती कार्वे की। अगला हिंदी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी बुक है? तो पीएच प्रभु की। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने न्यासित परिवार की चर्चा की है? तो ये जिमरमैन। जिमरमैन ने न्यासित परिवार की चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 23, सन 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभावित करता है, किसे प्रभावित करता है? केवल हिंदुओं को, केवल हिंदू एवं सिखों को, या केवल हिंदू, सिखों और बौद्ध धर्मावलंबियों एवं जैनियों को, या सन 1947 से भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को। तो ये कब होता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम स्वतंत्र भारत में हिंदू स्त्रियों को पुरुषों के समान संपत्ति का उत्तराधिकार देने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया था। इस कानून के द्वारा मिताक्षरा और दया भाग के भेद को समाप्त करते हुए संपूर्ण भारत में हिंदू स्त्रियों को मिलने वाले संपत्ति अधिकारों की एक समान और सरल व्यवस्था लागू की गई, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध तथा जैन धर्मावलंबी सभी सम्मिलित हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दुर्खिम के दृष्टिकोण से धर्म का सबसे आदिम प्रकार कौन सा है? तो ये टोटमवाद है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कौन सी प्रथा किसमें पाई जाती है? तो सहप्रसविता। सहप्रसविता किसमें पाया जाता है? तो टोडा जनजाति में पाया जाता है। जबकि गोतुल गोतुल पाया जाता है गोंड में। और चुटकुटा चुटकुटा किसमें पाया जाता है? तो थारू जनजाति में। बैन ये पाया जाता है नागा जनजाति में। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा के प्रस्तोता थे। कौन से एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दिया है? तो टालकट पार्सन्स ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार की मजबूती प्रदान करने वाले सूत्र क्या है? इसमें कौन कौन सा संयुक्त परिवार को मजबूती प्रदान करता है वो बताना है। सबकी समान संपत्ति हो, पितृपूजा हो और समान निवास है सबका, लेकिन अधिक संख्या जरूरी नहीं होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बहिर्विवाह से संबंधित निम्नांकित प्रतिबंधों में से किन प्रतिबंधों को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किन किन को नहीं सम्मिलित किया गया है? तो गोत्र और प्रवर विवाह को नहीं सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस पितृसत्तात्मक परिवार का नामकरण क्या होगा जहां एक पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास एवं साली के साथ निवास करता है? तो उसे विस्तृत परिवार कहेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निवास के 6 प्रकार पितृस्थानिक, मातृस्थानिक, मातृ पितृस्थानिक, नव स्थानिक, मामा स्थानिक और द्विस्थानिक का उल्लेख किसने किया था? तो ये मार्डक करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पारंपरिक संयुक्त परिवार में परिवर्तन लक्षित होता है, यानी संयुक्त परिवार के लिए कौन कौन उत्तरदायी है परिवर्तन में? तो ये बताना है। तो संपत्ति धारण एवं आवास में आए हुए बदलाव से ऐसा हो रहा है, संयुक्त परिवार में परिवर्तन हो रहा है, या वंशावली संरचना में आए हुए बदलाव से, या दंपति संबंधों में आए हुए बदलाव से, या संख्यात्मक आकार में आए हुए बदलाव से। तो ये चारों ही उत्तरदायी हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा सही है बताना है। तो पहला दिया हुआ है, ज्येष्ठाधिकार प्रथम जात शिशु द्वारा प्राप्त विरासत को निर्दिष्ट करता है, तो ये सही है। दूसरा दिया हुआ है, कनिष्ठ अधिकार अंतिम जात शिशु द्वारा प्राप्त विरासत को निर्दिष्ट करता है, तो ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ है, ज्येष्ठाधिकार सर्वाधिक प्रीति प्राप्त शिशु द्वारा प्राप्त विरासत को निर्दिष्ट करता है, तो ये गलत है। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 33, जब रिश्तेदार एक ही अभिज्ञानात्मक लेबल के अधीन विलयित या समीकृत हो तो नातेदारी शब्दावली व्यवस्था में निम्नांकित में से किस एक नाम से जानते हैं। तो नातेदारी व्यवस्था को किसने वर्गीकृत किया था, तो ये मॉर्गन ने किया था। किन किन प्रकारों से, तो एक वर्गात्मक बताए थे और एक वर्णात्मक बताए थे। तो वर्गीकृत प्रकार जो है वो क्या है, सेमा, जैसे कि एक ही शब्द से कई रिश्तेदारों को बुलाते हैं, जैसे कि सेमा नागा जनजाति, इसमें अजा शब्द का प्रयोग माँ के अतिरिक्त चाचा, चाची, ताई, मौसी आदि के लिए भी किया जाता है। लेकिन वर्णात्मक में क्या होता है कि वर्णात्मक में चाची, ताई अलग अलग शब्दों से नातेदारों को बुलाते हैं। तो इस तरह इसको एक ही में कौन वर्गीकृत करता है, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34, केंद्रीय परिवार वह है जिसमें क्या होता है, केंद्रीय परिवार वह है जिसमें पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री मानवशास्त्री के अनुसार परिवार के उद्विकास के समरक्त परिवार, पुनालुअन परिवार, सिंडेर्सियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और एक विवाह परिवार जैसे स्तरों द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो ये परिवार का उद्विकासीय सिद्धांत में मॉर्गन ने ऐसा परिवारों का वर्गीकरण किया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, मर्डक के अनुसार सभी समाजों में परिवार द्वारा 4 आधारभूत प्रकारों को किया जाता है, वह प्रकार क्या क्या है। तो मर्डक ने बताया था यौन संतुष्टि, पुरोत्पादन, आर्थिक सहयोग और समाजीकरण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बहिर्विवाह के नियमों में से किसे मान्यता नहीं देता। कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो किसको किसको मान्यता नहीं देता है, तो गोत्र बहिर्विवाह, प्रचर बहिर्विवाह और ग्राम बहिर्विवाह। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, अवधारणा दी गई है, उनकी विशेषताएं दी गई हैं। तो तलाके हसन को क्या कहते हैं, इद्दत की अवधि, इसकी क्या विशेषता हो, इद्दत की अवधि। मुता मतलब क्या होता है, विवाह के पूर्व निर्धारित अवधि। निकाह में क्या होता है, मान्यता प्राप्त समझौता। मेहर क्या होता है, ये विवाह से पहले निर्धारित होता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें विवाह के स्वरूप दिए हुए हैं और जनजातियों का नाम दिया हुआ है। किस जनजाति में कौन सा विवाह के स्वरूप पाया जाता है, ये बताना है। तो परिवीक्ष्य विवाह, ये है परिवीक्ष्य विवाह किसमें पाया जाता है, तो ये कुकी जनजाति में पाया जाता है। हरण विवाह किसमें पाया जाता है, तो गोंड विवाह में पाया जाता है। परीक्षा विवाह ये भील जनजाति में पाया जाता है। जबकि सेवा विवाह किसमें पाया जाता है, तो खस जनजाति में पाया जाता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें जनजाति दिए हुए हैं और वैवाहिक प्रथाएं हैं, इसमें बताना है कौन सा किसमें पाया जाता है।
तो खस जनजाति में कौन सी वैवाहिक प्रथाएं पाई जाती है? तो ये है बहुपति विवाह प्रथा चलाता है। बी है नागा जनजाति। नागा जनजाति में बहुपत्नी विवाह की प्रथा चलती है। जबकि हो जनजाति में क्या पाया जाता है? ऊपर तिपी चलता है। और गुजराती भील में गोल गधेड़ो विवाह पाया जाता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस एक क्रिया को प्रथा नहीं कहा जा सकता है? किस एक क्रिया को प्रथा नहीं कहा जा सकता है, इसमें बताना है। ए दिया गया है गर्मी के मौसम में हैट पहनना। बी है यातायात संकेत में लाल बत्ती होने पर गाड़ी रुकना। मूर्ति अथवा चित्र के सम्मुख भक्तिपूर्वक स्तुति करना। डी है छाती के सामने हथेली जोड़कर नमस्ते कहकर लोगों को अभिवादन करना। तो इसमें से कौन सा प्रथा नहीं कहा जा सकता है? तो ये कौन सी प्रथा नहीं कहा जा सकता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यातायात संकेत में लाल बत्ती होने पर गाड़ी का रुकना ये कोई प्रथा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कौन कौन से कथन सही है बताना है कि केरल में SNDP आंदोलन के मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया। किस पे ध्यान केंद्रित किया? तो स्कूल में प्रवेश पाने के अधिकार पर और सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर और मंदिर मार्गों में प्रवेश पर, ये 3 पर ध्यान केंद्रित किया है मुख्य रूप से। जबकि वंचित जातियों के अनुसूचीकरण पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कृषक आंदोलनों पर चर्चा कीजिए। इसमें बताना है कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आता है? चंपारण आंदोलन। ये कब हुआ था? तो 1800 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में खेड़ा आंदोलन आता है। खेड़ा आंदोलन जो है वो 1918 ईस्वी में होता है। फिर आता है तेभागा आंदोलन। कब हुआ था? 1946 में। नक्सलवाड़ी आंदोलन कब हुआ था? तो 1957 में। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आंदोलन दिए गए हैं और आंदोलन के नेता दिए गए हैं। तो दलित आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। नक्सली आंदोलन के कौन हो जाएगा? चारू मजूमदार। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा से। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति के निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटियां हैं जो कि प्रभु जाति का निर्धारित जिससे होता है वो हमें बताना है। तो पहला दिया गया है आर्थिक संसाधनों और भूमि पर नियंत्रण। तो ये प्रभु जाति का एक विशेषता है। और संख्यात्मक शक्ति ये भी है। अगला तीसरा दिया हुआ है जाति पदानुक्रम में अपेक्षाकृत ऊंची अनुष्ठानिक परिस्थिति, ये भी सही है। शुद्ध व्यवसाय ये नहीं होगा। राजनीतिक सत्ता वो भी होता है। और उसके सदस्यों की शैक्षणिक परिस्थिति ये भी सही है। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन सही है वे हमें बताना है। तो पहला है ऑगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा उसमें विचारण के 3 अवस्थाओं में विभाजित किया, धर्म संबंधी, पराभौतिक और वैज्ञानिक। तो ये जो धर्म संबंधी हो गया धार्मिक, पराभौतिक यानी तात्विक और ये प्रत्यक्षवादी, तो इन्होंने दिया था। तो अगला है हर्बर्ट स्पेंसर के विकास सिद्धांत के अनुसार
मानव समाज बर्बर से सभ्य की ओर विकसित होता है। तो ये गलत है। इस तरह इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में प्रारूप दिए गए हैं और जनजातीय आंदोलन दिए गए हैं। ए है निर्जातीय। निर्जातीय ये किससे संबंधित है? बिरसा आंदोलन से संबंधित है। सुधार किससे संबंधित है? तो भगत आंदोलन से संबंधित है। पृथकतावादी ये संबंधित है नागा आंदोलन से। उपराष्ट्रीय ये किससे संबंधित है? तो झारखंड आंदोलन से। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरह विद्वानों के नाम दिए गए हैं, उनका अवधारणाएं दी गई हैं। चार्ल्स डार्विन। डार्विन का क्या है? प्राकृतिक प्रवरण। चार्ल्स डार्विन का हो जाएगा प्राकृतिक प्रवरण। हर्बर्ट स्पेंसर का क्या हो जाएगा? संरचना का विभेदीकरण एवं एकीकरण। जबकि सोरोकिन का क्या होगा? सोरोकिन का मिला देंगे परिवर्तन का लयानुगत आवर्तन। डी है WF ऑगबर्न। ऑगबर्न का क्या है? सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49। करिश्मा, स्टेबिलिटी एवं चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ओमन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। किस भारतीय समाजशास्त्री ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सन 1952 में प्रारंभ हुआ था यह पुस्तक लिखी? तो किसने लिखी थी? तो ये AR देसाई लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिया पथ ऑफ डेवलपमेंट। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।